आज का वीडियो हमारा हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण, खास करके विशेष रूप से जो इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न है इंडिया, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है रोलेक्ट एक्ट। उसी के बारे में हम आज उसका एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही टू द पॉइंट है। और इसमें सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने इसमें डाल दिया है। और जो भी एग्ज़ामिनेशन है, या तो आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रोलेक्ट एक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये रोलेक्ट एक्ट किसके नाम पर है? रोलेक्ट पर। ये न्यायाधीश थे इंग्लैंड के, तो इसका ये नाम था सिडनी रोलेक्ट। तो ये शुरू कहाँ से होता है? एक्ट का निर्माण वैसे नहीं होता है। हम देखते हैं कि उस पर गहन विचार विमर्श होता है, एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी जो है पूरी तरह के से तहकीकात करता है, और हर जो उसमें इन्वॉल्व पर्सन है, जिसके लिए बनाया जा रहा है, जिस पर प्रभाव पड़ेगा, उससे वो फीडबैक लेता है, उसका रिएक्शन लेता है। इस संबंध में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके वो समिति अपनी रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही वो एक्ट बनता है। आज भी उसी तरह से हो रहा है। जिस तरह से ये रोलेक्ट एक्ट ऐसे नहीं आया, बल्कि एक रोलेक्ट एक्ट समिति बनाई गई थी, रोलेक्ट समिति बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे सिडनी रोलेक्ट थे, जो कि न्यायाधीश थे, अंग्रेज न्यायाधीश थे। जो अंग्रेज सरकार ने एक समिति बनाई थी, वो क्या, उसके जो मेंबर थे, पहले हम उसके मेंबर के बारे में, टोटल कितने मेंबर थे? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर थे इसके। 6 मेंबर में आप देखेंगे कि कौन थे। एक JDV हॉस थे, एक था आपको बेसिल स्कॉट था, एक था आपको PC बर्नी लेवेट था, एक आपको PC मीटर था, और एक आपको CB कुमार स्वामी थे। तो अक्सर ये नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको याद करने के लिए एक आप फॉर्मूला में, एक लाइन में आप लिख लीजिए, हाउ स्लेमी स्वामी, हाउ स्लेमी स्वामी, हाउ स्लेमी स्वामी। ऐसे बार बार इसको रिपीट करेंगे तो वो नाम आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? आपको देखेंगे कि हाउ से हॉज, हाउ से हॉज, JDV हॉज हो गया। दूसरा स्ले, आधा 100 है, तो बेसिल स्कॉट, स्कॉट आधा 100 से स्कॉट मतलब बेसिल स्कॉट। ले से जो बर्नी लवेट है, ले से बर्नी लवेट, और मी से मीटर, PC मीटर, और स्वामी मतलब ये था कि CB कुमार स्वामी। ये आप अगर इसको देख लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगी। अब अगली तरफ हम बढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। जैसा भी हमने चर्चा किया कि कोई समिति बनाई जाती है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य ये था कि जो उस समय क्रांतिकारी पंजाब, बंगाल में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी, वो अंग्रेजी शासन को बहुत ही झकझोर करके रख दिया था। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, तो उसी की तहकीकात के लिए, और उस तहकीकात के बाद अपना सुझाव देने के लिए, आप दूसरे लहजे में ये कह सकते हैं शब्दों में, कि जो राजनीतिक आतंकवाद था, जिसको क्रांतिकारी संगठन भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी संगठन, या फिर उसको दूसरे लहजे में राजनीतिक आतंकवाद, उसके संबंध में जांच पड़ताल करना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यही उसका काम था। तो ये उद्देश्य हमारा हो गया। इसी उद्देश्य को लेकर के उसने ये समिति बनाई गई थी, और समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, क्या था,
और दूसरा इसका उद्देश्य ये था, महत्वपूर्ण ये था कि वो जो आपको ये हम जानते हैं कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जिसका अंत हो गया था 19 में। तो उसमें जो हुआ था तो मंदी आ गई थी, स्वाभाविक होता है हर युद्ध के बाद उस तरह की मंदी आ जाती है। और भारत जैसे उस समय अविकसित देश के लिए, गुलाम देश के लिए मंदी कोई आम बात नहीं थी। मंदी आ गई थी और मंदी आने के बाद क्या कि जो ये था, क्या नाम है, मंदी आने के बाद क्या हुआ कि लोगों में, श्रमिकों में, आम लोगों में जो असंतोष हो गया था, उसके संबंध में भी वो जानना चाह रहे थे कि इस टाइप से मतलब मंदी का किन किन लोगों में असर है, और इस तरह की बात को सुझाव देना कि इसको मतलब ये मंदी का सुझाव देने का मतलब है कि असर हुआ कि नहीं हुआ है, इस संबंध में उसको जांच करना था, जांच करके रिपोर्ट करना था। जब उसको जांच करके रिपोर्ट कर दिया गया तो ये भी उसका देखना था रॉलेट एक्ट को कि क्या ये इसका संबंध किससे, जर्मनी सरकार से है, बोल्शेविक से है, और भी अन्य जो विदेशी है, जो क्रांतिकारियों का जो संगठन है, इसका विदेशों से किस तरह से संबंध है, क्या मतलब इस प्रकार का, उसकी जांच करना था। तो वही हुआ। तो देखा कि जब जांच पड़ताल हुआ तो देखा गया कि उसमें जर्मन हस्तक्षेप जो था, जर्मन सरकार का जो सहयोग था, समर्थन था, वो हाँ यहाँ के भारत के जो क्रांतिकारी थे उसको प्राप्त हो रहे थे। तो और दूसरा था कि बोल्शेविकों के साथ जो संबंध था उसके बारे में जांच उन्होंने इससे प्रमाणित नहीं हुआ। अगला जो है ये देखा, अब अगले तरफ पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़े तो और क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब इसमें क्या था, ये जो समिति, इसी की समिति के आधार पर रॉलेट एक्ट लाया गया था। चूंकि रॉलेट समिति के आधार पर ही रॉलेट एक्ट बना था, इसलिए उस एक्ट का भी नाम रॉलेट एक्ट ही रह गया। रॉलेट समिति जिसके चेयरमैन थे वो, मतलब ये सिडनी रॉलेट जो थे वो चेयरमैन थे, उसी के नाम पर समिति का भी नाम था और उसके सुझाव के आधार पर जो कानून बना था, इसलिए उस समिति उस कानून का भी नाम रॉलेट एक्ट पड़ गया। अब देखिए अब क्या हुआ कि जर्मन हस्तक्षेप तो वह क्लियर हो गया, ये था। अब एक्ट के बारे में, भारत रक्षा अधिनियम 1915 पहले से चला आ रहा था, ठीक है, भारतीय रक्षा अधिनियम पहले से चला आ रहा था, पर उसी में सुधार किया गया, या दूसरे लहजे में कह सकते हैं कि उसी का वो विस्तार रूप था। क्या, कौन, रॉलेट एक्ट। कब इसका हुआ था, कब 1917 में ही उस समिति की जो था ये गठन हुआ था, और 17, 18, 18, 19 के बाद 19 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, 19 में ही ये। अब ये है कि 19 में भारत के वाइसराय कौन थे। 1919 में जिस समय रॉलेट एक्ट आया था उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो कौन थे, जेम्स फोर्ड थे। नाउ अब मैं चलूं कि इस एक्ट में कौन सी बात थी, इस एक्ट में जो था कौन था, क्या बात था जो इतना सारा बवाल खड़ा हो गया। बवाल का कारण ये था कि इसने क्या किया, क्या कि उसके जो था, जो लक्ष्य था इस एक्ट का, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी भारत में, क्रांतिकारी का जो प्रभाव बढ़ रहा था भारत में, उसको रोकना, चाहे जिस विधि से रुके उसको रोकना। तो पहला ये था कि वायसराय की जो सरकार थी कि उसको एक शक्ति दे दी गई थी। पहली उससे संबंधित रॉलेट एक्ट सबसे ज्यादा असर प्रेस की आजादी पर पड़ा। पहला था कि प्रेस को रोकना, जो प्रेस अनाप शनाप छाप रहा था उस पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था कि जैसे आप देखिए आज के डेट में कहा जाता है SC/ST एक्ट के बारे में कि अगर कोई मारने के लिए आया, अगर उसको दिखा दीजिए कि मैं तुम पे एक्ट लगा दूंगा SC/ST एक्ट, तो वो लोग वहीं सहम जाते हैं। मतलब वो
SC/ST समुदाय पर दूसरे समुदाय के लोग डर से वो उससे छेड़छाड़ या उससे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, चाहे जिस रूप में लड़ाई हो, जैसे उसका कारण हो। मैं वहाँ कारण नहीं, बस यही वही सेम चीज़ है कि रॉलेट एक्ट को भय दिखा करके प्रेस को वो रोकना चाहा कि अगर आपने राजद्रोह और राजद्रोह का कोई भी कार्य किया है, यदि राजद्रोह का कोई भी बात आपने किया तो आप पर रॉलेट एक्ट लगा दिया जाएगा। हाँ, दूसरा, कोई भी व्यक्ति के लिए कहा गया कि यदि आपको राजद्रोह की आशंका या राजद्रोह करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बिना वारंट का गिरफ्तारी वो कर सकता था। और राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे, जो भी राजनीति करता थे, उसको क्या बिना जांच का, सिर्फ आशंका मात्र से, राजद्रोह की आशंका मात्र से बिना जांच किए हुए उसको हिरासत में लेने का अधिकार पुलिस प्रशासन को दे दिया गया था। ये था हमारा, ये इसकी विषय वस्तु थी। और अगला जो था, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, दो बातें हुई। राष्ट्रवादियों ने इसके विरोध करना का आह्वान किया, इस एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया। और परिणाम ये हुआ कि जलियांवाला बाग कांड, आपने सुना होगा कि जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में करीब 6000 की भीड़ इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुई थी। उसके बाद आपने सुना होगा, जनरल डायर के बारे में भी सुना होगा। डायर ने आकर के यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग, गेट पर ही एक ही रास्ता था निकलने का, और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें कि कहा जाता है कि 1650 राउंड गोलियां चली थी। और जो आधिकारिक जो आंकड़ा है, कहा जाता है 379 लोग उसमें मारे गए थे, जबकि भारत के लोगों का कहना है कि वो आंकड़ा 1500 के आसपास था। और उसमें जो घायल लोग थे, घायलों की संख्या बताई जाती है कि तकरीबन 1500 से ऊपर भी होगा घायलों की संख्या। ये तो घटना हो गई। उसके बाद और एक क्या प्रभाव हुआ कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था, इसके एक जो दमनकारी नीति थी, चूंकि क्रांतिकारियों का जो उद्भव और विकास हुआ, ये दमनात्मक कार्यों के अंग्रेजी सरकार के दमनात्मक कार्य से ही हुआ। और ये जो दमन का कार्य और बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उससे लोग अधिक से अधिक जुड़ने लगे और इसका प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ने लगा। ये था हमारा आज का विषय, रॉलेट एक्ट। और फिर मैं इसी प्रकार से अन्य वीडियो को लेकर के आऊँगा। ये मेरा चैनल यूट्यूब कंप्लीट सॉल्यूशन बाय ओम सर है, उसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको देखें। बस नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।